अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। अपनी हरकत पर नादिम एक झूठे शख्स की सच्चाई का हैरत अंगेज एतराफ़। पांचवा साया। मुझे बारिश में चलना बुरा नहीं लगता, मगर उस रोज़ तो आसमान जैसे टूट कर बरस रहा था। मैं तेज़ी से कदम उठाता जंगल में चला जा रहा था। शहर पहुंचने में अभी 10 मील का फासला बाकी था। आखिर तंग आकर मैंने कहीं पनाह लेने का फैसला किया। इस इलाके में कोई बाकायदा आबादी नहीं थी, लेकिन अक्सर जगह पुराने कॉटेज नज़र आ जाते थे। मैं दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान नज़र दौड़ाता आगे बढ़ता गया। आखिर कुछ दूर चलकर मुझे एक मकान की झलक नजर आई, तो मेरे कदम उस तरफ को उठ गए। जब मैं करीब पहुंचा तो पत्थर से बना वो मकान गैर आबाद महसूस हुआ। उसकी तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। उन पर पर्दे भी नहीं थे। रोशनदान और झरोके भी खुले हुए थे। निचली मंजिल की खिड़की से खाली दीवारें और आतिशदान साफ नजर आ रहा था। बाग की हालत बड़ी दुगरगू थी। फूलों की क्यारियां झाड़ियों में गुम हो गई थीं। रास्तों के खदोखाल मिटे हुए थे और घनी बकाइन की फूलदार झाड़ियों से पानी के कतरे ज़मीन पर गिर रहे थे। अगर बाढ़ ना होती तो मैं इसे बाग समझने से भी कासिर रहता। मैं परेशानी से इधर उधर देख रहा था कि अचानक इन्हीं बकाइन की झाड़ियों की ओट से एक आदमी नमूदार हुआ। इसे देखकर मेरी हैरत का ठिकाना ना रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरी सिमत को आ रहा था। वो यूं बेपरवाही से चल रहा था जैसे शाम में टहलने के लिए निकला हो। उसे बरसती बारिश की ज़रा भी परवाह नहीं थी। ये बात बहुत चौंका देने वाली थी। उसके सर पर ना टोपी थी, ना बदन पर बारिश से बचने के लिए कोई बरसाती वगैरह। हालांकि पानी धारों की सूरत बरसता आ रहा था। वो कुछ फरबा सा आदमी था। हुलिये से पादरी मालूम होता था। बीच से सर के बाल तकरीबन गायब थे। सिर्फ किनारों पर सफ़ेदी झलक रही थी। चेहरा सफ़ा चट था, मगर उसके तासुरात में एक अजीब सी रूहानी शिद्दत नज़र आ रही थी। मैंने फ़ौरन महसूस किया कि उसके बाजू बदन के साथ ढीले अंदाज में लटक रहे हैं, जैसे उनकी जान निकल गई हो। पानी उसके सिर्फ कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके चेहरे से भी बह रहा था। वो बारिश में यूं चल रहा था कि गोया उसे महसूस ही ना हो रहा हो कि आसमान से सैलाब ज़मीन पर उतर रहा है। हालांकि मुझे एहसास था कि मेरा कोट, मेरा सर सब तर हो चुके हैं और पानी कपड़ों के नीचे भी बह रहा है। मैंने उसे आवाज़ दी, माफ़ कीजिएगा जनाब, क्या मैं अंदर आकर कुछ देर बारिश से पनाह ले सकता हूँ? वो रुका और मेरी तरफ इस तरह देखा जैसे पहली बार किसी इंसान को देख रहा हो। पनाह? उसके मुंह से सरगोशी की आवाज़ निकली। जी, बारिश से, मैंने कहा। ओह, बारिश से? हाँ हाँ, ज़रूर, आइए अंदर तशरीफ़ लाइए। मैंने बाग का छोटा फाटक खोला और अहाते में दाखिल हुआ। वो धीरे धीरे कदम उठाता घर के दरवाजे की तरफ चल दिया। मैं उसके पीछे था। दरवाजे पर पहुंचकर वो रुक गया और हल्के से झुककर पहले मुझे अंदर जाने का इशारा किया, फिर बोला, मुझे अंदेशा है कि आपको यहाँ ज़्यादा आराम नहीं मिलेगा। फिर भी तशरीफ़ लाइए, ये देखिए, बाएं तरफ पहला कमरा नशिस्तगाह है, उसने कहा। मैं अंदर दाखिल हुआ। वो एक वसी कमरा था। एक सिर्फ चीड़ की लकड़ी की मेज़ रखी थी। उसके सामने एक बेंच थी और दरवाजे के करीब एक छोटी तपाई रखी हुई थी जिस पर बुझा हुआ चिराग मौजूद था। तशरीफ़ रखें जनाब, उसने खफीफ सा इशारा किया। उसके अंदाज में पुरानी वज़ह की शाइस्तगी थी। मैं बेंच पर बैठ गया, मगर वो खुद नहीं बैठा। धीरे धीरे चलता खिड़की के पास चला गया और बारिश में भीगे बाग को गौर से देखने लगा। उसके हाथ अभी बदन के साथ साकित लटक रहे थे। मैंने आहिस्ता से कहा, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप बारिश से खासे बेनियाज लगते हैं। मैंने ये बात महज गुफ्तगू शुरू करने के लिए कही थी। वो मुड़ा, अजीब अंदाज में, जैसे सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि पूरा जिस्म घुमाया हो। नहीं नहीं, वो तकरीबन चिल्लाया, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने तो कहा तो एहसास हुआ कि वाकई बारिश हो रही है। लेकिन आप तो भीगे हुए हैं, क्या कपड़े नहीं बदलेंगे? मैंने कहा। कपड़े बदल लूँ? उसकी आंखें अचानक किसी ख्याल से चमक उठी। जी हाँ, भीगे हुए कपड़े, मैंने कहा। कपड़े? अच्छा, ओह नहीं साहब, हरगिज़ नहीं, ये गीले हैं, लेकिन सूख जाएंगे, आखिर बारिश हमेशा तो नहीं होती रहेगी, उसने कहा। मैंने उसे हैरत से देखा। वो अजीब बातें कर रहा था। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता, वो नरमी से बोला। एक औरत सुबह शाम करीब के गांव से आती है जो मेरा ख्याल रखती है, मगर बाकी वक्त मैं बिल्कुल बेबस हो जाता हूँ, उस आदमी ने कहा। उसने अपने दोनों बाजू फैलाए, फिर इसी ढीली हालत में गिरा दिए। अलबत्ता आप चाहें तो बावर्ची खाने में चाय बना लें, अगर आपको चाय बनाने का हुनर आता हो तो, उसने कहा। मैंने इनकार कर दिया, फिर पूछा, अगर इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ? हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन मेरे पास सिगरेट नहीं है। मेरा पेशरू सिगरेट पीता था।
मगर मुझे पाइप पसंद है। ये कहकर उसने जेब से पाइप और तंबाकू की थैली निकाली। न जाने क्यों उसके भारी और नरम हाथों की हरकत देखकर मुझे एक अजीब सी तसल्ली हुई। मैंने भी जेब में हाथ डालकर सिगरेट की डब्बियाँ निकाली तो देखा कि वो पानी में भीग चुकी है। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। अरे, आपका तो नुकसान हो गया, वो बोला। मगर मेरे पास पाइप भी मौजूद है, मैंने दूसरी जेब से पाइप निकालते हुए कहा। अच्छी बात है, अगर तंबाकू मौजूद नहीं तो मुझसे ले लें, उसने कहा। मैंने तंबाकू लिया और हम दोनों ने अपने अपने पाइप सुलगा दिए। बाहर बारिश तेजी से बरस रही थी। कुछ देर तक हमने कोई बात नहीं की और अपने अपने ख्यालात में गुम रहे। फिर मैंने बात छेड़ी। लगता है आप यहाँ पर नए आए हैं। नए आए हैं? वो चौंक सा गया। मेरा मतलब है कि इस घर में आपने हाल ही में सकूनत इख्तियार की है, मैंने कहा। अरे नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ काफ़ी अरसे से हूँ। या यूँ कहिए कि तकरीबन 1 बरस से रह रहा हूँ। मुझसे पहले जो शख्स यहाँ पर रहता था मेरा पेशरू, वो 5 बरस से यहाँ पर था। अभी से गए 7 महीने हो गए हैं, उसने कहा। फिर उसके चेहरे पर एक संजीदा और उदासी मुस्कुराहट उभर आई। यकीनन आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, मिसेस बेलूज ने भी नहीं किया था। जब मैंने कहा कि मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 7 महीने हुए हैं, वो बोला। जनाब, अगर आप कहते हैं तो क्यों नहीं मानूंगा, मैंने धीमे लहजे में कहा। वो मेरे करीब आया और अपना भारी हाथ आगे बढ़ाया। मैंने हिचकिचाते हुए मुसाफा किया। हाथ मोटा, सर्द और बेजान सा था, जैसे किसी मुर्दे का हाथ हो। शुक्रिया साहब, आप पहले आदमी हैं जो मुझ पर यकीन कर रहे हैं, उसने कहा। मैंने हाथ छोड़ दिया। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया, जैसे सोच की वादियों में गुम हो। फिर आहिस्ता से बोला, सब कुछ ठीक चल रहा था। अगर मेरे पेशरू के बूढ़े चचाजाद ने ये घर इसे ना दिया होता, बेहतर होता वो वहीं पर रहता जहाँ था। आपको मालूम है कि वो पादरी था, वो बोला। उसने अपने कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये उसी के कपड़े हैं। फिर अचानक वो जैसे कहीं गुम हो गया। चेहरा जामिद और आंखें खला में कहीं जमी थीं। सिर्फ पादरी के लिबास में बदन मेरे सामने खड़ा था। मैंने खिड़की से बाहर नजर दौड़ाई, जहाँ बारिश इसी तरह जारी थी और गहरी आह भरी। क्या आप एतराफ़ पर यकीन रखते हैं? कुछ देर बाद उसने अचानक पूछा। एतराफ़? मजहबी मायनों में? मैंने उलझ कर पूछा। वो मेरे करीब चला आया, यहाँ तक कि उसकी सांस मेरे चेहरे से टकराने लगी। हाँ, मेरा मतलब है, क्या आप समझते हैं कि गुनाह या जुर्म का एतराफ़ इंसान के दिल का बोझ हल्का कर देता है? मैंने कहना चाहा नहीं, ताकि खुद को इस पागल आदमी की फजूल बातों से बचा लूं, मगर उसकी आवाज़ में जो फरियाद थी उसने मेरा दिल नरम कर दिया। हाँ, शायद, मैंने धीरे लहजे में कहा। एतराफ़ कभी कभी दिल का बोझ हल्का कर देता है। आप बहुत अच्छे हैं साहब, उसने शाइस्तगी से झुकते हुए कहा। दर हकीकत आपकी इतनी मेहरबानी से मैं ये कदम उठाने के लिए आमादा हुआ हूँ। उसने एक बार फिर वो अजीबो गरीब इशारा किया, जैसे अपने कपड़ों पर से कोई चीज़ झाड़ रहा हो। क्या आप कुछ देर मेरी बात सुनने का हौसला रखते हैं? वो बड़बड़ाया। वो मेरे पास यूं साकित खड़ा था, जैसे दर्जी का पुतला हो। उसका घुटना मेरे घुटने से छू रहा था। इस कुर्बत से मुझे खफीफ सी बेचैनी महसूस हुई। सामने बेंच पर बैठ जाइए, मैंने आहिस्ता से कहा, ताकि मुझे सुनने में आसानी हो। वो पलटा, बेंच को गौर से देखा, फिर पाँव दोनों तरफ फैलाकर आहिस्ता से उस पर बैठ गया। उसका जिस्म मेरी तरफ झुका हुआ था। अभी उसने बोलना शुरू ही किया था कि एकदम दरवाजे और खिड़की की तरफ मुड़कर देखा, फिर पाइप मेज़ पर रख दिया और छत की तरफ देखा। मेरा खौफनाक राज ये है कि मैं एक कातिल हूँ, वो सर्द लहजे में बोला। ये सुनकर मेरे जिस्म को एक शदीद झटका लगा। मुझे ताजुब तो हुआ, मगर हैरत नहीं हुई। उसके अजीबोगरीब अंदाज और पुरस्कार चाल ढाल से मुझे पहले ही किसी अनोखी बात का गुमान हो रहा था। लेकिन मैं चुप रहा, सिर्फ उसे देखता रहा। उसकी आंखों में वो खौफ झलक रहा था जो शायद उसने खुद अपने अंदर पैदा किया था। वो जैसे मेरे बोलने का इंतज़ार कर रहा था, मगर ज़बान बंद थी। आखिर मैंने बमुश्किल कहा, क्या ये बात आपकी ज़मीर पर बोझ बनी हुई है? हाँ, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, वो अपने भारी हाथ मलते हुए बोला। फिर मज़ीद कहा, क्या आप में सब्र से सुनने का हौसला है? मैंने सर हिला दिया। यकीनन, मुझे बताइए कि क्या वाक़या पेश आया था? वो गहरी सांस लेकर बोला, अगर इस घर की विरासत का मामला ना होता तो कुछ भी ना होता। वो मेरा पेशरू अब भी अपनी कलीसियाई कोठी में रह रहा होता और मैं भी यहाँ ना आता। फिर उसने जैसे माजी में झांक कर कहा, लेकिन इंसाफ से कहूँ तो वो वहाँ भी खुश नहीं था। वो अपने ही घर में अजनबी था। वहाँ उसे सिर्फ दुश्मनी मिली थी। वो शख्स शक में मुब्तला रहता था।
वो कहने लगा। इसलिए उसने सबसे पहले इस घर की दहलीज पार की, जैसे अपने आप को आजमाना चाहता हो। ये मकान उसे विरासत में बिल्कुल खाली मिला था, ना फर्नीचर ना दूसरा साजो सामान, सिर्फ एक मकान। वो यहाँ अपने साथ बस चंद चीज़ें लाया, ये मेज़, ये बेंच, चंद बर्तन और ऊपर वाली मंजिल पर वो फोल्डिंग बेड। देखिए, वो यहाँ मुस्तकिल रहने से पहले इस घर को आजमाना चाहता था। इसे तन्हाई पसंद थी, मगर वो एक और बात का यकीन करना चाहता था। बाज़ घर महफूज होते हैं और बाज़ नहीं, लिहाजा वो जानना चाहता था कि ये घर महफूज है कि नहीं। उसने कुछ तौक़ुफ़ किया, फिर बड़ी संजीदगी से बोला, मेरे दोस्त, मैं आपको एक मशवरा देता हूँ। जब भी आपको कहीं रहने का मौका मिले, ख़ासतौर पर किसी नए अजनबी अजीब से मकान में, तो इस बात को परख लें कि वो जगह काबिल एतमाद है या नहीं। मैंने सर हिलाया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ, दीवारों की नमी, नालियों का मसला, रोशनी की कमी बाज़ औक़ात बड़ी मुसीबत बन जाती है। वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, बात इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। मैं इस मकान की रूह की बात कर रहा हूँ। क्या आप इसे महसूस नहीं करते? मैं खामोशी से उसे तकने लगा। उसने चुभती नज़रों से मुझे घूरा और बोला, ये घर बहुत ख़तरनाक है। मैंने कंधे उचकाए। खाली मकान हमेशा कुछ अजीब से ही लगते हैं। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या आपने गौर किया है कि इस मकान में क्या अजीब बात है? उसके सवाल के अंदाज ने मुझे बेचैन कर दिया। वाकई घर में कोई अनोखी बात थी, मगर शायद सिर्फ उसकी बातों की वजह से मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जनाब, मुझे तो ये दूसरे खाली मकानों जैसा ही लगता है। वो हैरत से मुझे देखने लगा। ये ताजुब की बात है कि आपने महसूस नहीं किया। हालांकि शुरू में मेरा पेशरू भी कुछ नहीं समझ पाया था। यही कमरा साहब, यही तो सबसे ख़तरनाक है। इसे अभी इब्तिदा में ये नॉर्मल लगा था, हालांकि इसमें कोई बहुत गैर मामूली बात थी। अगर बाहर मौसम बेहतर होता तो शायद मैं गुफ्तगू यहीं ख़त्म कर देता, मगर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। शाम ढलकर रात से गले मिल रही थी और फिज़ा में तूफ़ान की आहट महसूस हो रही थी। वो आहिस्ता से उठा। शायद अब मैं आपको दिखा सकूं कि इस कमरे में क्या अजीब बात है। ये सिर्फ अंधेरे में ज़ाहिर होता है और अब काफ़ी अंधेरा हो चुका है। वो कमरे के एक कोने में गया और छोटे से चिराग के साथ छेड़छाड़ करने लगा। फिर इस पर धुएं से कालक ज़दा शीशा चढ़ाया और उठाकर बड़ी मेज़ पर मेरे बाएं तरफ रख दी। आप खामोशी से बैठ जाएं। मैंने उसकी बात मानी। सामने की तरफ एक बड़ी खिड़की थी जिसके शीशे 5 हिस्सों में बटे हुए थे। आप इस वक्त ठीक इसी जगह बैठे हैं जहाँ मेरा पेशू बैठा करता था। यही उसका खाना खाने का मकाम था। मैंने बेख्तियार पीछे मुड़कर उसे देखना चाहा, मगर वो कहीं पस मंज़र में नीम तारीकी में खड़ा था। उसकी अदम मौजूदगी मुझे नागवार लगी। परेशान ना हो साहब, वो बोला, बस पलट कर देखें, क्या नज़र आ रहा है आपको? मैंने मुड़कर देखा। खिड़की? मैं बोला। बस? उसने पूछा। मैंने गौर से निगाह दौड़ाई। मेरा अक्स 5 हिस्सों में, हर शीशे में एक। मैंने कहा। बिल्कुल, वो एक पुरजोश लहजे में बोला। यही वो दिखता था, मेरा पेशू। जब वो अकेला खाना खाता तो सामने अपने 5 अक्स देखता। जब वो गिलास उठाता तो 5 अक्स भी गिलास उठाते। जब वो सिगरेट सुलगाता तो सब साथ से सुलगाते थे। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, तो क्या ये चीज़ आपके पादरी दोस्त को खौफजदा करती थी? पादरी जेम्स बेकर, उसने कहा। ये उसका नाम था, याद रखें। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर कौन रहता था तो कहिएगा रेवरेंड जेम्स बेकर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि। मैंने उसकी बात काट दी। मैं समझ गया, आप जो बात मुझे बता रहे हैं वो कोई नहीं जानता। हाँ, वो तकरीबन सरगोशी में बोला। कोई नहीं, एक भी शख्स नहीं। आप पहले आदमी हैं जिसे मैंने ये सब कुछ बताया है, वो बोला। और आपने कभी तहकीक नहीं करवाई? मैंने पूछा। इस मिस्टर बेकर के बारे में किसी ने तलाश नहीं किया उन्हें? वो आहिस्ता से सर हिलाने लगा। नहीं, हत्ता कि मिसेस बेलूस भी नहीं, जो शुरू से ही उसकी देखभाल करती थी, वो भी नहीं जानती कि क्या हुआ। मैंने चौंक कर पूछा, नहीं जानती? यानी कि? वो मेरी आंखों में झांकने लगा। यानी वो नहीं जानती कि मैं वो नहीं हूँ। देखिए, हम दोनों एक जैसे थे, हैरानकुन हद तक एक जैसे। जाने से पहले मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाऊंगा, आप खुद देख लेंगे कि हम कितने मिलते जुलते थे। बारिश अब भी तेज़ी से जारी थी, मगर मैंने दिल में तय कर लिया था कि मौसम की परवाह किए बगैर यहाँ से जाना ही बेहतर है। अब यहाँ रुकने की कोई वजह नहीं थी। मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, खैर साहब, मैं ये दुआ कर सकता हूँ कि अब जब कि आपने अपना राज कह डाला है तो आपका दिल हल्का हो गया होगा। वो एकदम हड़बड़ा गया। उसके गुदाज और मोटे हाथ बार बार मुट्ठी बनते और खुल जाते थे। ओह, लेकिन आप अभी कैसे जा सकते हैं? मैंने तो आधी बात भी नहीं सुनाई।
آپ نہیں جانتے کہ اصل میں کیا ہوا تھا. میں نے امید کی تھی کہ آپ صبر اور دل جمعی سے ساری بات سنیں گے, اس نے کہا. میں نے اسے دیکھا, پھر دھیرے سے واپس بینچ پر بیٹھ گیا. اچھا, آپ جیسا چاہیں بولیے. وہ کچھ سوچتے ہوئے جھکا, جیسے کوئی راز سینے سے اتارنے لگا ہو. پھر گویا ہوا. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرا پیشرو, وہ آدمی جو مجھ سے پہلے اس گھر میں رہتا تھا, اسی نشست پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا اور سامنے کے شیشے میں اپنے 5 عکس دیکھا کرتا تھا. جب وہ سگریٹ سلگاتا تو باقی 5 بھی اس کے ساتھ ہی ایسا کرتے تھے, بالکل ایک ساتھ. وہ بولا. جی ہاں, مجھے یاد ہے, میں نے کہا. سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا, بالکل فطری انداز میں. وہ رکا, جیسے یاد کا زہر اس کے لہجے میں گھل گیا ہو. جب تک کہ ایک رات, ایک منحوس رات. میں نے چونک کر پوچھا, آخر کیا ہوا تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور پھر بولا. پھر وہ ہوا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اس رات جب اس نے حسب معمول سگریٹ سلگایا تو دیکھا کہ بائیں طرف والا عکس سگریٹ نہیں پائپ بلکہ پائپ سلگا رہا ہے. میں بے اختیار ہنس پڑا. ارے جناب, آپ تو مذاق کرنے لگے ہیں. مگر اس کے چہرے پر مذاق کا شائبہ تک نہیں تھا. اس کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی تھیں اور پھر گویا ہوا. نہیں صاحب, یہ ہنسی کی بات نہیں ہے, یہ بڑی خوفناک بات ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر خود آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ میں تھوڑا نرم لہجہ اختیار کیا. ہاں, شاید اگر میں دیکھتا تو میں بھی خوفزدہ ہو جاتا. لیکن یہ ہوا تھا, وہ بولا. ایسا ہی ہوا تھا. 5 دن تک میرا پیشرو اسی جگہ پر بیٹھ کر انتظار کرتا رہا کہ 5واں عکس سدھر جائے, باقیوں جیسا ہو جائے, مگر وہ نہ بدلا. تو وہ یہاں سے چلا کیوں نہیں گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا. اس میں ایسا کرنے کی ہمت نہیں تھی, اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا. میں اسے یہاں پر رہنا تھا اور اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ سب کچھ پہلے جیسا درست ہو جائے. مگر 6 دن وہ رک گیا. لیکن ایسا نہیں ہوا, اس نے بمشکل سانس لیتے ہوئے کہا. 6 دن 5واں عکس جس نے اطاعت سے انکار کیا تھا غائب ہو گیا. غائب ہو گیا؟ میں حیرت سے چلایا. ہاں, آئینے سے غائب ہو گیا. میرا پیشرو وہیں پر بیٹھا خالی 5ویں جگہ کو وحشت سے گھور رہا تھا اور باقی 4 اسی وحشت سے کمرے کی طرف دیکھ رہے تھے. اس نے خالی کھڑکی سے نظریں ان کی طرف موڑی اور انہوں نے اسے یا اس کے پیچھے کسی چیز کی طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں وحشت جم گئی. پھر کسی نے اس کا گلا گھونٹنا شروع کر دیا. میرے پیشرو کا دم گھٹنے لگا کیونکہ وہ ہاتھ سے اس کا گلا دبا رہے تھے. وہ بے بسی سے ہاتھ پاؤں چلانے لگا, لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی. آپ کا مطلب ہے کہ وہ 5ویں کے ہاتھ تھے؟ میں نے پوچھا, یہ سمجھتے ہوئے کہ میری وحشت نے مجھے ایک طنزیہ مسکراہٹ سے بھی روک دیا. ہاں, اس نے کراہتے ہوئے اپنے موٹے اور بھاری ہاتھ آگے بڑھائے اور جلتی ہوئی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا. ہاں, میرے ہاتھ. میرے بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی. ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. اس کا چہرہ نیلا پڑتا جا رہا تھا, جیسے سانس اندر ہی رک گیا ہو. میں نے آہستہ سے کہا, تو آپ وہ 5واں عکس تھے؟ اس نے میز پر رکھے پائپ کی طرف اشارہ کیا. ہاں, میں ہی تھا جو یہ پائپ پی رہا تھا. وہ بولا. میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور فوراً دروازے کی طرف دوڑ جاؤں, مگر قدم جیسے زمین سے گڑ گئے تھے. اسے یوں تنہا چھوڑ دینا, اسے اپنے وہم کے حوالے کر دینا, میرے نزدیک ظلم تھا. میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا, اور آپ نے اس کی لاش کا کیا کیا؟ وہ زور زور سے ہانپنے لگا. ایسا لگتا تھا کہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے. اس کے چہرے پر عجیب اذیت تھی. پھر وہ دونوں ہاتھ سینے پر مارنے لگا جیسے اندر سے کچھ نکالنا چاہتا ہو. وہ چیخا, یہ جسم یہاں ہے, میرے اندر موجود ہے. میں اچھل کر بینچ سے کودا اور اس کی طرف دیکھے بغیر باہر کی طرف دوڑ گیا.